वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ ECO 403 शॉर्ट लेक्चर्स। ये ECO 403 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 10 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो गवर्नमेंट एंड इन्फ्लेशन डायनामिक्स। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जिसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्ले करती है क्रूशल रोल जो है इन्फ्लुएंस करने में जो नेशनल इकोनॉमिक आउटकम होता है। जब गवर्नमेंट जो है इंक्रीज़ करती है स्पेंडिंग या फिर टैक्स जो है उसको कट कर देती है, तो वो इफेक्टिवली तौर पर रिड्यूस कर देती है नेशनल सेविंग्स एस को। और ये जो रिडक्शन होता है उससे क्या होता है कि हायर डिमांड होती है फंड्स के लिए फाइनेंशियल मार्केट में, और उसी से फिर रेज हो जाता है जो रियल इंटरेस्ट रेट होता है, जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जब रियल इंटरेस्ट रेट में इजाफा होता है, बोरिंग कॉस्ट जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है वो बन जाती है। किन के लिए? जो बोरोवर्स होते हैं उनके लिए, और वो बोरोवर्स बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स होते हैं, और उसी से फिर इन्वेस्टमेंट में फिर कमी आती है, जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो चेन रिएक्शन होता है ये बताता है हमें कि कैसे फिजिकल पॉलिसीज़, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो फिजिकल पॉलिसी का इस्तेमाल करती है। फिजिकल पॉलिसी के जो डिसीजन होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग और जो टैक्सेशन है उसमें जो चेंज आता है, उसके किस तरीके से सिग्निफिकेंट रिपल इफेक्ट होते हैं जो इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट लेवल के ऊपर होता है। इस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना एसेंशियल होता है एंड एवेल्यूएट करने के लिए जो ब्रॉडर इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है गवर्नमेंट एक्शन का प्रोडिक्ट करने में, कि कैसे इस तरह की पॉलिसी जो इन्फ्लुएंस करती है इन्फ्लेशन रेट और इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ द इन्वेस्टमेंट डिमांड। इन्वेस्टमेंट डिमांड की अगर हम बात करें, इससे मुराद जो वो डिज़ायर होती है बिजनेसेस की कि इन्वेस्ट करें कैपिटल गुड्स के अंदर, जो कि इन्फ्लुएंस होता है प्रिवेलिंग जो इंटरेस्ट रेट होते हैं। जब इन्वेस्टमेंट डिमांड इंक्रीज़ होती है, इससे हायर इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट होता है और बिजनेसेस कॉम्पीट करते हैं अवेलेबल फंड्स के लिए। राइज जो होता है, जो इजाफा होता है इंटरेस्ट रेट के अंदर, वो रिफ्लेक्ट करता है इंक्रीज वैल्यू प्लेस जो कि होती है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर, और विलिंगनेस जो फर्म की कि वो पे करें ज़्यादा फाइनेंस करने के लिए उनके प्रोजेक्ट्स। और कॉन्सिक्वेंटली तौर पे जो इक्विलिब्रियम लेवल होता है इन्वेस्टमेंट का, वो भी राइज होता है, जो कि इंडिकेट कर रहा होता है एक ज़्यादा जो रोबस्ट इकोनॉमिक आउटलुक है। और ये डायनामिक जो है वो शोकेस करता है सेंसिटिविटी जो होती है इन्वेस्टमेंट की चेंज के हवाले से इंटरेस्ट रेट के अंदर, और हाईलाइट करता है इम्पोर्टेंस जो है मेंटेन करने की एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट जो है इन्वेस्टमेंट के लिए साउंड मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी के ज़रिए। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से, मॉनेटरी पॉलिसी जो कि सेंट्रल बैंक की तरफ से होती है। अंडरस्टैंड करते हुए कि कैसे इन्वेस्टमेंट डिमांड इंटरेक्ट करती है इंटरेस्ट रेट के साथ, पॉलिसी मेकर और इकोनॉमिस्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर एंटिसिपेट कर सकते हैं इकोनॉमिक ट्रेंड और डिज़ाइन करते हैं स्ट्रेटजीज ताकि फॉस्टर करें सस्टेनेबल ग्रोथ। नाउ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है वो महंगाई को कहते हैं। जो क्लासिकल थ्योरी है इन्फ्लेशन की, उसको अगर हम देखें, इन्फ्लेशन प्राइमरीली तौर पे होता है मनी सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से, क्लासिकल का कहना है, या फिर जो जनरल प्राइस लेवल का बढ़ना है। इस थ्योरी के मुताबिक प्राइसेस फ्लेक्सिबल होते हैं और मार्केट जो है वो उसका रुझान होता है क्लियर होना। मतलब ये कि जो सप्लाई और डिमांड है नेचुरली तौर पर बैलेंस होती है वक्त के साथ, और ये फ्रेमवर्क जो है पार्टिकुलरली एप्लीकेबल होता है लॉन्ग रन में, जहाँ पर शॉर्ट रन फ्रिक्शंस और रिगिडिटीज़ जो है वो लेस इन्फ्लुएंशियल होती हैं। और थ्योरी एम्फेसाइज करती है रोल के ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी की कंट्रोल करने में इन्फ्लेशन, और ये बताती है कि एक्सेसिव जो मनी क्रिएशन होती है सेंट्रल बैंक की तरफ से, उसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा अगर हो जाए तो उसके से इन्फ्लेशनरी प्रेशर आता है, यानी कि इन्फ्लेशन महंगाई का दबाव आता है। और मेंटेन करते हुए स्टेबल और जो प्रेडिक्टेबल मनी सप्लाई होती है, पॉलिसी मेकर कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं इंश्योर करने में प्राइस स्टेबिलिटी, और वो फॉस्टर करते हैं जो इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस होता है उसको। जो क्लासिकल थ्योरी है वो प्रोवाइड करती है फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग जो है इन्फ्लेशन डायनामिक्स की, और सर्व करती है एज अ गाइड के तौर पर लॉन्ग टर्म जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन और एम होता है प्रिजर्व करने के ऊपर जो परचेजिंग पावर होती है मनी की। नाउ दी कनेक्शन बिटवीन मनी एंड प्राइजेस। अब जो प्राइजेस और मनी के दरमियान कनेक्शन होता है, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, और हाईलाइट किया जाता है इसके ज़रिए कि कैसे चेंजेस आना मनी सप्लाई के अंदर इन्फ्लुएंस कर सकता है ओवरऑल प्राइस लेवल को। इन्फ्लेशन रेट को डिफ़ाइन किया जाता है, अगर हम इन्फ्लेशन रेट की बात करें क्या है, इज़ डिफाइन एज
इन्फ्लेशन रेट इज़ डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन द एवरेज प्राइस लेवल ओवर टाइम, यानी कि जो परसेंटेज चेंज एवरेज प्राइस लेवल के अंदर वक्त के साथ अगर हम देखते हैं तो वो प्राइसेस जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं अमाउंट ऑफ मनी जो कि रिक्वायर्ड होता है परचेज़ करने के लिए, ख़रीदने के लिए गुड्स और सर्विसेज को, और एक डायरेक्ट लिंक इस्टेब्लिश होता है मॉनेटरी कंडीशन और कंज्यूमर्स के दरमियान, कंज्यूमर कॉस्ट के दरमियान। और जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ होती है बग़ैर किसी जो है वो उसी के मुताबिक गुड्स और सर्विसेज के अंदर इजाफा हुए बगैर, तो फिर उससे हाई प्राइस होते हैं, यानी कि गुड्स और सर्विस की तादाद में इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ जितना प्राइस की जो पैसे की सप्लाई उसमें इजाफा हुआ, तो फिर उसी की वजह से महंगाई होती है। ये इस रिलेशनशिप को अगर हम देखें तो इससे हमें इम्पोर्टेंस पता चलती है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की, और सप्लाई जो है वो उसको मेंटेन किया जाए ताकि सब उसको एक ख़ास जो है वो मतलब जो सप्लाई की जाए ना ज़्यादा हो ना कम हो, ताकि उससे प्राइस जो है वो स्टेबल रह सकें। तो अंडरस्टैंड करना कनेक्शन जो है वो हेल्प करता है एक्सप्लेन करने में कि क्यों सेंट्रल बैंक जो है वो मॉनिटर करते हैं इन्फ्लेशन को क्लोजली और एडजस्ट करते हैं मनी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स जैसे कि इंटरेस्ट रेट हो गया और रिजर्व रिक्वायरमेंट, ताकि मैनेज करें इकोनॉमिक कंडीशंस को इफ़ेक्टिवली। ना दी सीनियरेज, अब सीनियरेज से मुराद जो वो क्या होता है, रेवेन्यू जो कि गवर्नमेंट अर्न करती है जब वो प्रिंट करती है मनी, पैसा छापने से जो वो रेवेन्यू उसको हासिल होता है, और ये प्रोसेस जो है वो अलाउ करता है गवर्नमेंट को कि वो फाइनेंस करे उसके एक्सपेंडिचर टैक्स रेज किए हुए या फिर बोरो किए हुए। लेकिन एक्सेसिव रिलायंस होने की वजह से क्या होता है कि महंगाई होती है। इसी वजह से हमारे यहाँ पे भी महंगाई कई बार देखने में आती है कि गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा जो है वो पैसे छापना शुरू कर देती है। तो अब गवर्नमेंट को बोरो तो नहीं करना पड़ा, ना टैक्स लगाना पड़ा, लेकिन उसका जो असर आता है वो फिर ये आता है कि इकॉनमी पे कि महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि मनी सप्लाई वो ज़्यादा बढ़ रहा है और जो गुड्स और सर्विसेज है वो इतने ज़्यादा तेज़ी से प्रोड्यूस नहीं हो रहे। अगर गुड्स और सर्विसेज भी उतनी तेज़ी से प्रोड्यूस होते तो फिर महंगाई नहीं बढ़ती। कॉन्सेप्ट जो है इन्फ्लेशन टैक्स का आता है इस प्रैक्टिस से, जहाँ पर परचेजिंग पावर जो है पैसे की जो कि पब्लिक के पास होता है उसके अंदर कमी आती चली जाती है। अब पब्लिक का तो इसमें लॉस होने लगता है, क्योंकि पब्लिक की जो पास पैसा है उसकी वैल्यू के अंदर कमी आती चली जाती है। उतना ही पैसा है जितना पहले था, लेकिन उसकी जो वैल्यू है उसमें कमी आ गई। इंडिविजुअल जो है वो एक इम्प्लिसिट टैक्स पे करते हैं। अब डायरेक्टली तो गवर्नमेंट ने यहाँ कोई टैक्स नहीं लगाया पैसा छाप कर, लेकिन एक इम्प्लिसिट किस्म का टैक्स जो है वो लग जाता है, जो उनके पैसे की वैल्यू के अंदर कमी आ रही है, जो उनके पास पैसा है उसके अंदर कमी आ रही है। ये जो है सीनियरेज यूज़फुल टूल भी हो सकता है जब फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो ऐसे सिचुएशन में, लेकिन इसको ऑब्वियसली बात है केयरफुली तौर पे मैनेज करना ज़रूरी होता है ताकि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो बरकरार रहे। अंडरस्टैंड करना इसको और इसके इम्प्लिकेशंस को हेल्प करता है एवेल्यूएट करने में। सस्टेनेबिलिटी जो होती है गवर्नमेंट फाइनेंसिंग स्ट्रेटजीज़ और जो पोटेंशियल रिस्क एसोसिएट होते हैं इन्फ्लेशनरी पॉलिसीज़ के साथ। नाउ द फिशर इफेक्ट डिस्क्राइब होता है रिलेशनशिप होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन इनके दरमियान, और इस प्रिंसिपल के मुताबिक जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है वो बराबर होता है रियल इंटरेस्ट रेट प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट दो चीज़ों के बराबर हो गया, एक तो रियल इंटरेस्ट रेट और जो इन्फ्लेशन रेट है। तो इसी वजह से जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है उसके अंदर महंगाई भी शामिल हो जाती है। जब कभी भी महंगाई बढ़ेगी इससे ये ज़ाहिर होता है और यही होता है कि जब महंगाई बढ़ेगी तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट लाजमी तौर पे जो है वो बढ़ेगा। जो फिशर इफ़ेक्ट है वो हाईलाइट करता है इम्पोर्टेंस जो है कंसिडर करने की इन्फ्लेशन जो एक्सपेक्टेशन है जब इवेल्यूएट करें इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और ये अंडरस्कोर करता है जो रोल है मॉनेटरी पॉलिसी का इन्फ्लुएंस करने में इन्फ्लेशन भी, और इसी के साथ साथ जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है। अंडरस्टैंड करते हुए इस रिलेशनशिप को इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स कर सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीशंस, सेविंग्स के हवाले से भी, लैंडिंग और बोरोइंग के हवाले से भी। फिशर इफ़ेक्ट जो है वो सर्व करता है क्रिटिकल टूल एनालाइज करने के लिए जो इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन का, महंगाई का जो होता है असर,
फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर और डिज़ाइन करने के लिए स्ट्रेटजीज़, ताकि प्रिजर्व किया जाए रियल मनी वैल्यू जो है ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ जो रियल मनी वैल्यू है उसको प्रिजर्व किया जाए। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और अगर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।